फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हिंदी दलित साहित्य में डॉक्टर तुलसीराम का विशिष्ट योगदान रहा है। डॉक्टर तुलसीराम प्रख्यात दलित लेखक, चिंतक और विचारक हैं। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के धर्मपुर गांव से ताल्लुक रखने वाले डॉक्टर तुलसीराम ने बचपन में सामाजिक मान्यताओं और बंधनों से लड़ाई की है। उनका बचपन सामाजिक एवं आर्थिक कठिनाइयों के बीच गुजरा है। गरीबी का अभाव उनकी जिंदगी में साय की तरह रहा, लेकिन आरंभिक जीवन में उन्हें जो आर्थिक, सामाजिक और मानसिक पीड़ा मिली, उसकी जो उनके साहित्य में है मुखर अभिव्यक्ति देखने को मिलती है। डॉक्टर तुलसीराम ने अपनी रचनाओं में दलितों के तमाम कष्टों, यातनाओं, प्रताड़नाओं को खुलकर लिखा और सामाजिक बंधनों पर उन्होंने जमकर बोला है। दोस्तों, डॉक्टर तुलसीराम की प्रमुख रचनाओं में अंगोला का मुक्ति संघर्ष, द हिस्ट्री ऑफ कम्युनिस्ट मूवमेंट इन ईरान, आइडियोलॉजी इन सोवियत ईरान रिलेशंस, कॉनिंग टू स्टालिन, CIA राजनीतिक विध्वंस का अमेरिकी हथियार, पर्सिया टू ईरान, वन स्टेप फॉरवर्ड टू स्टेप्स बैक, मूर्धहिया, मणिकर्णिका आदि शामिल हैं। वे अश्वघोष नामक प्रसिद्ध बुद्धिस्ट एवं साहित्यिक पत्रिका के संपादक भी रह चुके हैं। तो दोस्तों, ये हमने जाना मूर्धहिया, जो कि एक आत्मकथा है, उसके लेखक के विषय में। दोस्तों, मूर्धहिया को डॉक्टर तुलसीराम ने अपनी आत्मकथा के रूप में लिखा है। इसमें उन्होंने लिखा है कि किस प्रकार दलित परिवार से संबंधित होने के कारण उन्हें कितनी प्रताड़ना का सामना करना पड़ा, दलितों को कितना शोषण का शिकार होना पड़ा, इन सब होना पड़ता है या पहले पड़ता था। समाज, जो पहले का समाज था, उसमें दलितों को किस तरह से शोषित किया जाता था, इन सभी बातों का जिक्र उन्होंने अपनी आत्मकथा मूर्धहिया में किया है। तो आज के अध्याय में हम जानेंगे मूर्धहिया में राजनीतिक परिवेश के विषय में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय। दोस्तों, कोई भी साहित्य समाज के प्रति प्रतिबद्ध होता है और इसीलिए साहित्य को समाज का दर्पण भी कहा जाता है। साहित्य परिवर्तन और प्रगति को लेकर चलता है और मानवीय मूल्यों एवं संवेदनाओं को हमेशा केंद्र में रखता है। वह समाज का जीता जागता चलचित्र प्रस्तुत करते हुए समाज की उन्नति की ओर दिशा निर्देश करने का भी कार्य करता है। और जहां तक हम जानते हैं दोस्तों, हिंदी साहित्य जगत में दलित साहित्य का विशेष रूप से महत्व है। हिंदी की जितनी भी दलित आत्मकथाएं हैं, उन सभी आत्मकथाओं में डॉक्टर तुलसीराम द्वारा रचित मूर्धहिया और मणिकर्णिका आत्मकथा श्रेष्ठ मानी जाती हैं। मूर्धहिया सिर्फ इस आत्मकथा का शीर्षक नहीं है, बल्कि यह तुलसीराम के गांव तुलसीराम का जो गांव है धर्मपुर, इसका केंद्र बिंदु भी है। मूर्धहिया ने दलित समाज की उस समय की परंपरा और अंधविश्वास के माया जाल को दर्शाया है। तुलसीराम को जो उनकी शुरुआती शिक्षा थी, वो उनकी दादी ने दी थी। उसके बाद विस्मयकारी ढंग से अपनी स्कूली शिक्षा के बारे में उन्होंने बताया है इस आत्मकथा में कि किस प्रकार ब्राह्मणों द्वारा किसी दलित की जब चिट्ठी आती थी और जब ब्राह्मण उस चिट्ठी को पढ़ते थे तो कैसे उन दलितों का अपमान करते थे। इन सब बातों को उन्होंने अपनी इस आत्मकथा में बताया है और शायद इन्हीं सब बातों से उनके घर वाले धीरे धीरे ऊब गए और उन्होंने तुलसीराम का जो एडमिशन था, वो प्राइमरी स्कूल में नाम उसका लिखवा दिया और यहीं से शुरू हुआ उनका कष्टकारी शिक्षा यात्रा। उस समय यदि कोई दलित या नीची जाति का व्यक्ति स्कूल चला भी जाता था तो उसे जाति सूचक शब्दों या फिर गंदी गंदी भद्दी गालियों से पुकारा जाता था। जो उस स्कूल के मुंशी जी थे, वो दलित बच्चों को चमर किट कहकर अपना गुस्सा प्रकट करते थे। मतलब उन्हें पसंद नहीं था कि दलितों के बच्चे स्कूल में पढ़ने के लिए जाए। लेकिन ज्ञान की लालसा और अटूट विश्वास ने तुलसीराम को शिक्षा प्राप्ति के लिए प्रेरित किया और वो इतना अपमान सहते हुए भी अपनी शिक्षा को जारी रखने में समर्थ रहे और उन्होंने अपनी शिक्षा को
जारी रखा। तुलसीराम का अपने ही स्कूल के सहपाठी चिंतामणि, जो कि एक ठाकुर परिवार से था, उन्हीं के घर जाकर उसे पढ़ाना यानी कि ज्ञान बांटना यह साबित करता है कि वे अपने स्कूल के होनहार विद्यार्थी थे। स्कूल में अधिकतर छात्र क्षत्रिय थे, जो तुलसीराम को अपमानित करते थे, लेकिन वो इस अपमान की परवाह नहीं करते थे और अपनी पढ़ाई की बदौलत वे स्कूल के अध्यापकों के धीरे धीरे चहेते बनते गए। एक बार जब उन्हें 10वीं कक्षा का फॉर्म भरना था, तो उनके पास 30 रुपए नहीं थे। तब उनके स्कूल के हिंदी के अध्यापक सुग्रीव सिंह उन्हें 30 रुपए देकर उनकी मदद करते हैं। इससे हमें पता चलता है कि उस समय जबकि जाति पाति ऊंच नीच का भेदभाव पूरे समाज में था, ऐसे समय में भी किसी किसी शिक्षक द्वारा दलित तुलसीराम की पैसों से मदद करना ये दिखाता है कि उस समय के भारतीय समाज में भी ऐसे शिक्षक मौजूद थे जो शिक्षा के क्षेत्र और समाज में जाति पाति का भेदभाव नहीं रखते थे और किसी की भी सहायता करने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। तुलसीराम ने जब 10वीं की परीक्षा प्रथम श्रेणी के साथ पास की, तो पूरा धर्मपुर गांव था वह हैरान हो गया था और पूरे क्षेत्र के सवर्णों के मुंह से निकला कि चमर टाप कैले, मतलब कैसे चमार ने, दलित ने अपने स्कूल में टॉप कर लिया है। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात तो ये थी कि जो उस स्कूल में आज तक कभी भी कोई भी विद्यार्थी प्रथम श्रेणी से पास ही नहीं हुआ था, यानी कि तुलसीराम पहले विद्यार्थी थे जो उस स्कूल के जिन्हें 10वीं की बोर्ड में प्रथम श्रेणी से जिन्होंने पास किया था। इसलिए तुलसीराम जो कि दलित थे, उनका प्रथम श्रेणी से पास होना ये तो एक हैरानी की ही बात थी। 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद तुलसीदास को आजमगढ़ जाकर पढ़ने के लिए कहना और 30 रुपए फिर से अध्यापक सुग्रीव सिंह के द्वारा तुलसी को देना जाहिर करता है कि समाज में ऐसे लोग भी हैं जो शिक्षा को जाति से ऊंचा मानते हैं। 10वीं के बाद उन्हें आगे पढ़ने के लिए जाना था, अपनी पढ़ाई के लिए अपने गांव से बाहर, तो उनके पास वहां देने के लिए फीस नहीं थी। ऐसे में उनके जो अध्यापक सुग्रीव सिंह थे, वो उन्हें फिर से उस पैसे देते हैं और उसे कहते हैं कि तुम आगे पढ़ने के लिए जाओ। और जब वो वहां पहुंच जाते हैं और उनका दाखिला हो जाता है डीएवी कॉलेज में, तो उन्हें फिर और भी नई चुनौतियां और नई परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उस कॉलेज में राजनीति का पूरा बोलबाला था और जो पढ़ाई थी उस पर भी राजनीति हावी थी। एक टाइम मेस में उनका खाना बंद हो गया। उनके लिए यह भी एक जटिल समस्या बन गई थी कि अब वो खाने का कैसे इंतजाम करेंगे। 162 रुपए उन्हें एक बार स्कॉलरशिप में मिलते हैं। उस टाइम स्कॉलरशिप में 162 रुपए मिलना बहुत बड़ी बात थी, लेकिन उन्हीं के सबसे गहरे दोस्त देवराज सिंह उन्हीं उनसे उनमें से 81 रुपए छीन लेते हैं, उनके कमरे में जाते हैं, उन्हें चाकू दिखाकर डराते हैं और उनसे 81 रुपए छीन लेते हैं। ये घटना दर्शाती है कि पैसे के आगे सभी रिश्ते नाते प्रेम व व्यवहार ताश के पत्तों की तरह मानो बिखर जाते हैं, यानी कि मानवीय मूल्यों पर पैसा हावी होता है। दोस्तों, मूर्ध यह लोक जीवन से व्याप्त है, जहां अज्ञानता, अंधविश्वास, अफवाह, असमानता, शोषण और विवशता देखने को मिलती है। सारे समाज में ये सब फैला हुआ है। वहीं लेखक के आगे का जीवन मणिकर्णिका में जाति परक समाज, राजनीतिक गतिविधियां, छात्र जीवन व संघर्ष है और यह सब मणिकर्णिका में दिखाया गया है। इन दोनों आत्मकथाओं में जितनी आप बीती है और उससे ज्यादा है जग बीती, यानी कि किस तरह से का समाज था। वो अपने ऊपर तो सही रहे थे, लेकिन समाज में किस तरह से शोषण का बोलबाला था, यह सब इन दोनों आत्मकथा में आपको देखने को मिलेगा। डॉक्टर तुलसीराम मणिकर्णिका की भूमिका में एक जगह लिखते भी हैं कि मूर्धिया में आजमगढ़ में 16-17 साल तक की अवस्था का लेखा जोखा है, तो उसके आगे के करीब 10 साल मैंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में बिताए हैं और उसी का परिणाम ये मणिकर्णिका है। BHU यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का तो परिसर ही जातिवादी वर्ण व्यवस्था के ओत प्रोत होकर घूम रहा था। वहां तो और भी ज्यादा ये जातिवादी को
जाति प्रथा को माना जाता था। दलित साहित्य इसी मार से मुक्ति की कामना करता है और मानवतावादी दृष्टि से विश्लेषण भी करता है। शिक्षक किसी भी समाज का पथ प्रदर्शक होता है, लेकिन तुलसीराम के प्रसंग में प्रोफेसर के वी राय कहने लगे, उसको अपने पास बुलाते हैं उनके कॉलेज के प्रोफेसर और उनसे कहते हैं कि मैंने इसलिए आपको बुलाया है कि आप गरीब और अछूत परिवार से आते हैं, इसलिए आप जैसे व्यक्ति के लिए राजनीति से कुछ नहीं होता है। आपको पैसा कमाना चाहिए। यानी कि एक गुरु, एक शिक्षक अपने विद्यार्थी को पढ़ाई की जगह पैसा कमाने के लिए कह रहा है, क्योंकि वो दलित समाज से है, उसको राजनीति में नहीं जाना चाहिए। इससे स्पष्ट होता है कि समाज में शिक्षा के मर्म को खोलने वाले प्राध्यापक की मानसिकता और प्रवृत्तियां ही असमानता और छुआछूत परक हो, तो फिर उस समाज की क्या दशा हो सकती है। हम कल्पना कर सकते हैं उस समाज के बारे में जिसमें एक अध्यापक ही नहीं चाहता कि जो उसका होनहार विद्यार्थी है वो आगे की शिक्षा जारी रखे, क्योंकि वो दलित समाज से है। ये सब एक शोषण का ही तो रूप है। डॉक्टर तुलसीराम ने इस आत्मकथा में दलित जीवन में शिक्षा के लिए किया जा रहा संघर्ष और उसमें चौंकाने वाली घटनाओं को उदात्त रूप में प्रस्तुत किया है। इसके अलावा दलित समाज की संस्कृति, रीति रिवाज, तीज त्योहार के माध्यम से उनके समाज को भी इस आत्मकथा में उन्होंने प्रस्तुत किया है। दोस्तों, शिक्षा से हमेशा ही दलितों को दूर रखा गया, लेकिन समाज के चलते परिस्थितियां बदली और चेतनाएं जागृत हो गई। एक, फिर दो, फिर तीन, इस तरह से होते होते दलित शिक्षित होते गए और उनकी कतार लंबी होती गई। अपने और शिक्षा से उन्हें अपने अधिकारों एवं हक की चेतना के लिए लड़ना आया। उनके मन में आक्रोश की भावना जागृत प्रकट होने लगी और अभिव्यक्ति और प्रकटीकरण का स्वरूप जरूर अलग रहा था। हर एक की अभिव्यक्ति थी, इसको अभिव्यक्त करने का तरीका था वो अलग था, लेकिन जो उनका वेदना, संघर्ष, प्रतिरोध, नकार, विद्रोह, आत्म परीक्षण सब बदल बदल कर समाज में सामने आने लगे। भारतीय साहित्य की विविध भाषाओं में बड़ी प्रखरता के साथ दलितों के संघर्ष की अभिव्यक्ति हुई है और आज भी हो रही है। दोस्तों, जो ये आत्मकथा है इसमें कहीं कहीं आंचलिक मुहावरों का भी प्रयोग किया गया है, साथ ही साथ गानों का भी भरपूर प्रयोग किया गया है। फिल्मी गीतों व धुनों के माध्यम से इसमें व्यंग को प्रकट आसानी से बहुत अच्छे तरीके से व्यंग को दिखाया गया है। तो दोस्तों, ये हमने जाना मूर्ध हिया आत्मकथा में जो उस समय का राजनीतिक परिवेश था उसके विषय में। हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम अपने आगे के अध्यायों में चर्चा करते रहेंगे, लेकिन उसे सुनने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।